हाँ Okay, so welcome everyone. So we are going to discuss the solutions of Educational Code Forces round 141. So let's see the solution of problem A. So in problem A, we have been given an array A, and it's given that if an array A is called ugly, if it contains at least one element which is equal to sum of all the elements before it. If the array is not ugly, it is beautiful. तो इसमें देखा जाए तो हमें एरे के एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि कोई भी एलिमेंट उसके लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स के सम के बराबर ना बने, यानी कि उसके लेफ्ट साइड का जो प्रीफिक्स सम है उसके बराबर नहीं होना चाहिए कोई सा भी एलिमेंट। इस तरीके से अरेंज करना है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो सिंपल सॉर्ट कर सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने से एक प्रॉब्लम है। तो सपोज ये है 3366, इसको अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो 6633 आएगा। पहले इसको छोड़ते हैं, पहले सपोज ऐसा कुछ भी रैंडम नंबर है A1 A2 A3 A4, अगर उसको हम सॉर्ट करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या होगा, जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो पीछे वाले एलिमेंट से छोटा होगा। तो यानी कि जो भी एलिमेंट है वो पीछे वाले एलिमेंट्स के सम के बराबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पीछे वाले एलिमेंट से ही छोटा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब होगा जब फर्स्ट सॉर्ट करने के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे सेम नंबर है। जैसे 336 को सॉर्ट करेंगे तो 6633 ऐसा मिलेगा, तो पहले और दूसरे पोजीशन पे सेम नंबर होगा। तो इस केस में प्रॉब्लम है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, जो दूसरा एलिमेंट है 6 के बाद जो नेक्स्ट 6 है, तो दूसरे एलिमेंट को लास्ट वाले एलिमेंट से स्वैप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, लास्ट वाले एलिमेंट से स्वैप करेंगे तो अब जो सेकंड पोजीशन पे 6 था वो अपने लेफ्ट साइड के 6 के बराबर नहीं है, सेकंड पोजीशन पे अब 3 आ जाएगा। तो इससे फिर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा और एरे ब्यूटीफुल बन जाएगा। इसका दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन। सॉर्ट किया, रिवर्स किया, अगर A0 A1 दोनों इक्वल है तो A1 जो है अब वो अपने लेफ्ट साइड के प्रीफिक्स सम के बराबर बन गया। तो अब A1 को रिप्लेस करना पड़ेगा लास्ट एलिमेंट से, रिप्लेस कर देंगे, स्वैप करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो, 3333 ऐसा हो। इसमें अगर रिप्लेस करेंगे तो सेम एलिमेंट आ जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो फिर एरे को ब्यूटीफुल बनाना पॉसिबल नहीं है, नो प्रिंट करेंगे, अदरवाइज यस प्रिंट करेंगे और एरे प्रिंट करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम बी। प्रॉब्लम बी में हमें एक मैट्रिक्स बनाना है। हमें n क्रॉस n का n दिया जाएगा इनपुट में। वी हैव टू मेक द मैट्रिक्स इन सच अ वे कि जो एडजेसेंट एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है, जो भी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस हैं एडजेसेंट एलिमेंट्स के, वो मैक्सिमाइज हो, वो मतलब मैक्सिमम हो जाए। So you are given an integer n and you have to find a matrix of size n cross n where each integer from 1 to n square occurs exactly once. तो 1 से n square तक के एलिमेंट से हमें मैट्रिक्स को फिल करना है such that its beauty is maximum possible। और ब्यूटी क्या है, ब्यूटी है for each pair of side adjacent elements x and y, write out the number x minus y and then find the number of different numbers among them। तो यानी कि नंबर ऑफ x माइनस y का जो भी डिफरेंस है वो कितने यूनिक डिफरेंसेस हैं, दैट इज द ब्यूटी। ओके, सो अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले ये देखते हैं कि मैक्सिमम ब्यूटी कितना पॉसिबल है। अगर मैक्सिमम ब्यूटी
तो हमारे पास 1 से n स्क्वायर तक सारे नंबर्स हैं। तो मैक्सिमम ब्यूटी, तो अगर देखा जाए तो कौन कौन से डिफरेंसेस पॉसिबल है? 1 एज अ डिफरेंस पॉसिबल है, 2 एज अ डिफरेंस पॉसिबल है, 3 एज अ डिफरेंस पॉसिबल है, 4 एंड 5, इस तरीके से n स्क्वायर माइनस 1 तक के डिफरेंसेस पॉसिबल है। तो अगर n इज इक्वल टू 3 है तो 1 से लेके 8 तक के डिफरेंसेस पॉसिबल है। तो हमें, तो जो मैक्सिमम ब्यूटी जो पॉसिबल है वो है 8, और ये हमें मैट्रिक्स में 1 से n स्क्वायर के एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि हमें 1 से 8 तक के सारे डिफरेंसेस मिल जाए और मैक्सिमम ब्यूटी 8 बन जाए। तो अब देखते हैं कि कैसे अरेंज कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स को। उसके लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम 1 डाल सकते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं n स्क्वायर माइनस 1 डिफरेंस चाहते हैं, तो हम n स्क्वायर को 1 के आगे डाल सकते हैं। सो नाउ वी हैव 15 एज वन ऑफ द डिफरेंसेस। इसके बाद हम 2 डाल सकते हैं, 2 डालने से नाउ वी हैव 14 एज वन ऑफ द डिफरेंस। इसके बाद फिर 15 डाल सकते हैं, नाउ वी हैव 13 एज वन ऑफ द डिफरेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 3 डाल सकते हैं, नाउ वी हैव 12 एज अ डिफरेंस। तो इसमें एक चीज देखोगे कि कुछ नहीं करना है, बस छोटा बड़ा इस ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट टू राइट देन राइट टू लेफ्ट फिल करते जाना है। ऐसा अगर करेंगे तो हमारे पास सारे डिफरेंसेस हमें मिल जाएंगे 1 से लेके n स्क्वायर तक। तो आफ्टर 3 14 के बाद 4 then 13 then we have 5 12 6 11 then we have 7 10 8 and then 9। तो देखते हैं सारे डिफरेंसेस हमें मिले या नहीं। 1 माइनस 16 का एक्चुअली डिफरेंस इज 15 मिल गया, 14 16 माइनस 2 14 मिल गया, 15 माइनस 2 13 इज देयर, 12 is there, then 14 minus 3 11 is there, 10 is there, 9 is there, then after 13 minus 5 we have 8, so 8 is there, 7 is there, 6 is there, 11 minus 6 5 is there, 4 is there, 3 2 and 1, so all the differences are there. So the maximum that is what is equal to n square minus 1। और तो बस इस ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है और मैक्सिमम ब्यूटी का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ठीक है, तो कोड में वही किया इम्प्लीमेंटेशन में, x को पहले 1 रखा, y को n स्क्वायर रखा, तो x जो है वो सारे x जो है वो इन पोजीशंस पे फिल होता रहेगा, पहले यहाँ फिर यहाँ, और x की वैल्यू 1 से इंक्रीज होती रहेगी। उसी तरीके से y जो है वो सेकंड, सारे के सारे सेकंड पोजीशंस पे, इवन बोल सकते हैं, इवन पोजीशंस पे फिल होता रहेगा, 16 पे, फिर 15 इस पे, फिर इस पोजीशन पे फिल होता रहेगा। इस तरीके से पहले x फिल होगा, x इंक्रीज होगा, फिर देन y फिल होगा, y डिक्रीज होगा। तो बस अगर जो रो का नंबर है वो इवन है तो लेफ्ट टू राइट फिल करना है, इसलिए j 0 से n तक आइटरेट कर रहा हूँ। अगर ऑड रो नंबर है तो फिर राइट टू लेफ्ट आइटरेट करना है और एंड में फिर मैट्रिक्स को प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये पैटर्न ना दिखे, ऐसा बड़ा छोटा इस ऑर्डर में प्रिंट करने का पैटर्न ना दिखे, तो इस प्रॉब्लम में काफी टाइम जा सकता है सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत ही इंट्यूटिव प्रॉब्लम है, अगर जल्दी दिख गया तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जल्दी नहीं दिखा तो टाइम लग जाएगा सॉल्व होने में। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम सी। यस भैया, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। या विजिबल है क्या स्क्रीन?
विजिबल नहीं है, शायद थोड़ा टाइम लगेगा। है विजिबल है विजिबल है। मुझे तो नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है हर्ष? हाँ मेरे को दिख रहा है। लैन का इशू। ओके ठीक है, तुम्हें दिख रहा है तो शायद विजिबल होगा, मेरे साइड लैन का इशू होगा फिर। ओके ठीक है, तुम शुरू कर मेरा दो। हाँ ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में दिया गया था कि एक टूर्नामेंट है जिसमें n+1 पार्टिसिपेंट्स है इंक्लूडिंग यू। तो मतलब अगर तुम्हें हटा दे तो n अदर पार्टिसिपेंट्स है। तो इसमें इस टूर्नामेंट में हर एक इंडिविजुअल हर दूसरे इंडिविजुअल से एक गेम खेल मतलब एक मैच होगा उसका। सो टू participants will play against each other exactly once। मतलब हर एक पार्टिसिपेंट अगेंस्ट each other exactly once खेलेगा। नाउ जब बाकी पार्टिसिपेंट्स आपस में खेल रहे होंगे तब उधर सिंपल रूल है कि जिसका भी नंबर i ग्रेटर देन j होगा वो जीत जाएगा। जिसका भी लाइक जो अदर n पार्टिसिपेंट्स हैं उनका वो नंबर्ड है 1 to n। सो जब वो दोनों कोई भी दो आपस में खेल रहे होंगे तो जिसका भी नंबर ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। बट जब भी हम किसी और ओपोनेंट से खेल रहे हैं तो हमारे लिए अलग रूल है। तो उसमें रूल ये है कि अगर मुझे किसी भी ith ओपोनेंट को हराना है तो मुझे एटलीस्ट a ऑफ i मिनट्स ऑफ प्रैक्टिस किया होना चाहिए। सो अगर मुझे तो इस वे में अगर मुझे P1 P2 Pk तक को हराना है तो मुझे P1 के लिए a P1 मिनट्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। फिर वैसे ही मुझे P2 के लिए a P2 चाहिए। तो और ये सब ऐड होते जाएंगे जितने जितने को, क्योंकि a P1 के लिए जो प्रैक्टिस किया वो P2 के लिए फिर से अलग से करना होगा। तो इसलिए जितने भी प्रैक्टिस मैं इसके लिए कर रहा हूँ इसके लिए कर रहा हूँ सारे ऐड करके जाना है। और मैं टोटल प्रैक्टिस सिर्फ m मिनट्स का ही कर सकता हूँ। तो फाइनली मुझे बताना है कि ऐसा करके मेरे स्टैंडिंग में क्या पोजीशन रहेगा। स्टैंडिंग का ऑर्डर ऐसा रहेगा कि अगर तीन स्टैंडिंग का ऐसा है कि मान लो मैं एक दिखाता हूँ कि लेट्स सपोज कि फर्स्ट 3 पार्टिसिपेंट्स ने 4 विन्स है इस तरीके से, और उसके बाद 2 है और किसी का 1 है। तो फर्स्ट 3 का जो जिनका 4 है उन सबका फर्स्ट पोजीशन रहेगा, और जो जिसका विन 2 है उनका उसका 4th पोजीशन हो जाएगा और उस लास्ट वाले का 5th पोजीशन हो जाएगा। इस वे में स्टैंडिंग रहेगा। तो हमें बताना है कि मिनिमम पॉसिबल प्लेस स्टैंडिंग में हमारा कितना हो सकता है। लोअर इज बेटर, मतलब फर्स्ट हो सकते हैं, सेकंड हो सकते हैं, मिनिमम कितना हम अचीव कर सकते हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले एक चीज़ है कि सपोज ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस एग्जांपल में जो हमें m दिया हुआ है वो 401 है, तो वो टोटल के बराबर है। इनका सम अगर करेंगे तो 401 इसी के बराबर है। तो हम हर एक ओपोनेंट के लिए अलग से प्रैक्टिस करेंगे तो भी हम सबको हरा पाएंगे। तो हमारा जो टोटल विन रहेगा 4 रहेगा, तो हम फर्स्ट आ जाएंगे। लेकिन अब इस वाले एग्जाम्पल में देखो तो एक चीज है, इस वाले में ही देखते हैं कि अगर मैं अपने आप को जीरो पार्टिसिपेंट मानूं और बाकी को 1 2 3 और 4, तो मैं एक चीज कह सकता हूँ कि 4 वाले का मस्ट है कि जैसे मेरे को मैं एक बार डैश दे दूं, जो फर्स्ट नंबर वाला पार्टिसिपेंट होगा इनिशियली उसका 0 विंस हो गया। अगर मैं बोलूं कि मैं अभी तक नहीं खेल रहा, बाकी को आपस में खेलने देते हैं, तो फर्स्ट वाला किसी को नहीं हरा पाएगा क्योंकि उसका नंबर 1 है, वो किसी से भी बड़ा नहीं है। और 2 वाला सिर्फ 1 को हरा पाएगा, उसका विंस 1 रहेंगे। और थर्ड वाला 2 और 1 दोनों को हरा पाएगा, इसके उसके विंस 2 रहेंगे। और 4 वाला बाकी तीनों को हरा पाएगा, उसका इनिशियली इतने विंस रहेंगे। ये आई थिंक ये क्लियर है कि अगर मेरा नंबर i है तो मैं अपने से छोटे वाले को i-1 को हरा सकता हूँ, इसलिए मेरा इनिशियली इतने विंस तो रहेंगे। अब मैं इंक्रीज कैसे कर सकता हूँ, कैसे कैसे इंक्रीज होगा। और मेरा लेट से मैंने अभी इनिशियली 0 माना कि मेरे विंस 0 है। तो अब अगर जो ये a ऑफ i दिया हुआ है ये, तो ग्रेडिली अगर सोचे तो हम सबसे जिसके लिए सबसे कम प्रैक्टिस चाहिए मैं उसी को सबसे पहले हराना चाहूंगा। तो अगर इस ग्रेडिली करके मैंने सपोज कि मैंने ग्रेडिली किया कि मैंने जो जो छोटे छोटे हैं और अपने सम में ऐड करते गया और देखा कि किसको किसको मैं हरा सकता हूँ, सच डेट कि मेरा जो सम ऑफ प्रैक्टिस टाइम है
वो m से छोटा है, तो सपोज वो करने के बाद मेरे w विंस हो पा रहे हैं। तो अगर w विंस हो पा रहे हैं और लेट्स सपोज एक और मैं ये ले लेता हूँ, ये नहीं ऐसे नहीं होता, यही आ गया। अगर w विंस हो पा रहे हैं और अगर मैं कहूँ 7 पार्टिसिपेंट्स हैं, 7 6 5 4 3 2 1 क्या है? हाँ, तो अगर 7 का इनिशियली कितना रहेगा, अगर मैं वो बोलूँ विंस, तो 7 के पास 6 विंस रहेंगे, 6 के पास 5 विंस रहेंगे, उसके पास 4 रहेंगे, इसके बाद 3 रहेंगे, इसके पास 2 और इसके बाद 1 और इसके पास 0। सो अगर मेरे पास सपोज जो ग्रीडीली मैंने किया उसके बाद मेरे पास 4 विंस आ गए, तो इतना तो श्योर है कि मैं इसके इक्वल आ जाऊंगा। मीन्स कि हो सकता है मुझे जो 4 विंस मिली वो हो सकता है 6 के अगेंस्ट मिली, एक 3 के अगेंस्ट मिली, एक 2 के अगेंस्ट मिली और एक 1 के अगेंस्ट मिली। तो ऐसा करने के बाद मेरे पास 4 विंस हो गए हैं। तो इन ये सब जो है ये अपने आप को इंक्रीज ही कर सकते हैं, एक से ही कर सकते हैं। 5 के पास मैंने इन बाकी ओपोनेंट के साथ ऑलरेडी देख लिया है, बस अपने साथ देखना है। हो सकता है 5 मेरे साथ जीते तो वो 4 उसका 4 से 5 हो सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। वैसे ही 4 वाले का 3 से 4 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर मेरे 4 विंस है तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर ही रहूँगा, मैं यहाँ पे रहूँगा। मतलब अगर मेरा 4 विंस रहेगा, ये आई थिंक क्लियर है। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे रहूँगा ही, तो मेरा इस केस में आंसर आ रहा है, अगर मैं ऊपर से देखूँ 1 2 3 4। लेकिन ऐसा ये भी हो सकता है कि इसका भी 4 है और मेरा भी 4 है। इसका अगर 4 हुआ तो भी मैं इसके ऊपर हूँ, और इसका अगर 5 ना हो जाए, अगर इसका 5 हो गया, मतलब ये मेरे अगेंस्ट जीता है तो इसका 5 होगा, और अगर ये मेरे अगेंस्ट हारा है तो इसका 4 ही रहेगा और मैं भी 4 ही हूँ, तो मैं इसके ऊपर रहूँगा। तो मुझे बस इतना चेक करना है ग्रीडीली करने के बाद कि इसका लेट्स सपोज ग्रीडीली करने के बाद जो सम हो गया था, सम जब मैं सम में तो मैंने लास्ट जिसको हराया था, मैंने लास्ट किसको हराया, लेट्स सपोज मैंने लास्ट किसी को हराया, प्लस मेरे से जो जस्ट ऊपर वाला है उसका कितना मिनट चाहिए, उस मिनट को मैं ऐड कर दूंगा। अगर वो स्टिल m से छोटा ही है तो इसको मैं उसको रिप्लेस करके मैं इसको ले रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसको हरा पा रहा हूँ मेरे जस्ट ऊपर वाले को। इसका मतलब मैं अपनी स्टैंडिंग को और ऊपर जा सकता हूँ, बस मैं एक ही ऊपर जा सकता हूँ। ये ऊपर वाले हमेशा मेरे से ऊपर ही रहेंगे। तो यही था। हाँ, मेरा भी यही अप्रोच था। तो मैं एक बार कोड दिखा देता हूँ। कोड में मैंने ये सी तो ऐसे ही है, पहले मैंने ए में इनपुट लिया, ए में फर्स्ट मैंने ए डॉट फर्स्ट में मैंने उसका मिनट्स रखा और सेकंड में उसका इंडेक्स स्टोर किया, फिर उसको सॉर्ट किया। सॉर्ट करके मैंने एक सम वेरिएबल बनाया। सम वेरिएबल से मैं चेक कर रहा हूँ कि सम छोटा है कि नहीं है। अगर छोटा है तब तक मैं अपने v ऑफ 0 मेरा डिनोट कर रहा है मेरे विंस, और v जो मैंने वेक्टर बनाया है वो सबका विंस कितने कितने हैं वो बनाया मैंने, और v ऑफ 0 मेरा विंस डिनोट कर रहा है। तो अगर मैं उनसे जीत रहा हूँ तो अपना विंस ऐड कर रहा हूँ, नहीं तो अगर वो जीत रहे हैं तो मैं उनका विंस को ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ तक तो मुझे पता चल गया कि मेरे विंस कितने हैं। तो मेरा आंसर एटलीस्ट इतना तो होगा ही, n-w+1, कि मैं इतना तो मेरा आएगा ही आएगा। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि मैंने जो लास्ट लिया था, लास्ट वाले को मैं माइनस कर रहा हूँ और अपने से ऊपर वाले को ऐड कर रहा हूँ। ये बी वाला मैंने एक और कॉपी बना लिया था। बी वाले में क्योंकि ए को मैंने सॉर्ट कर दिया था तो वो इंडेक्स लूज हो गया था, इसीलिए मैंने बी एक अलग से बना लिया था। तो ये डब्ल्यू मेरे विंस है, तो मेरे से विथ डब्ल्यू विंस वाला तो वही होगा। तो उसको मैंने ऐड करके देखा कि अभी भी अगर वो छोटा है तो मैंने अपने आंसर को माइनस माइनस कर दिया और आंसर को प्रिंट कर दिया। तो भैया यही। हाँ ठीक है।
चलो तो ये भी आप भी एक बार बाइनरी सर्च वाला बता दीजिए। बाइनरी सर्च वाला मेरा भी मैं बोलूंगा अनऑप्टिमल है, ये ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। बाइनरी सर्च से वही लॉगिन का ज्यादा फैक्टर पर, बाइनरी सर्च में भी यही चीज है, मेन जो लॉजिक है वो यही है इसमें, लेकिन तुमने बस एक ऑब्जर्वेशन कर लिया कि वो ऊपर वाला बस 1 से इंक्रीज होगा, तो उससे फिर पता चल गया कि फाइनल पोजीशन क्या होने वाला है। बाइनरी सर्च बताता हूँ, ओके भैया, अनऑप्टिमल है, थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लोर। ओके भैया। ठीक है, तो इज माय स्क्रीन विजिबल? या सो इज माय स्क्रीन विजिबल? हाँ विजिबल है क्या? हाँ यस विजिबल भैया, है ना? विजिबल। हाँ तो हाँ बाइनरी भैया। सर्च से बताता हूँ क्या किया। ठीक है, तो जो तुमने स्टार्टिंग में लॉजिक बताया कि उसका 0 विन होगा, 1 विन होगा, 2 3 4 विन्स होंगे, ठीक है, इस तरीके से विन्स होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ठीक हाँ है, वो भैया। चीज तो यहाँ भी है, वो लॉजिक सेम यहाँ फॉलो हो रही है, वही विन्स होंगे। अब हम ये पता लगाएंगे, इसके ऊपर बाइनरी सर्च करेंगे कि फाइनल रैंक हमारी कितनी हो सकती है, उसके ऊपर हम बाइनरी सर्च करेंगे। तो लेट्स से कि मैं फाइनल रैंक को फिक्स कर देता हूँ, m फिक्स कर देता हूँ कि एंड में हमें m रैंक तक मिल सकता है। अगर हमें एंड में m रैंक मिल सकता है तो हमें कितने विन्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो पता लगाते हैं कि m रैंक मिल सकता है, यानी तो उसके लिए चेक फंक्शन बनाते हैं जो पता लगाएगा अब हमें कितने विन्स चाहिए। तो अब देखो दो केस है इसमें। पहला केस है कि हम n माइनस mth प्लेयर को हम हराएंगे, हरा के हम mth रैंक पे आएंगे, या तो n माइनस mth प्लेयर को बिना हराए हम इस रैंक पे आएंगे, ठीक है। ये दो केस है, ठीक है। n माइनस m क्योंकि हमें m रैंक चाहिए, तो इतने प्लेयर जो है वो हमसे आगे रहेंगे। हमें अगर m रैंक चाहिए तो कम से कम इनके पीछे वाले प्लेयर्स को प्लेयर्स के जितने भी विन्स हैं उससे ज्यादा विन्स चाहिए होगा, या इनकी ये बोल सकते हैं n माइनस mth प्लेयर जितना विन चाहिए होगा। तो दो केस बन जाएगा, एक जिसमें इसको डिफीट करेंगे, एक जिसमें इसको डिफीट नहीं करेंगे। अब डिफीट करेंगे तो विन्स हमें n माइनस m माइनस 1 चाहिए होगा। अगर डिफीट करते हैं तो इतने विन्स चाहिए, डिफीट नहीं करते तो n माइनस m प्लस वन विन्स चाहिए। अगर डिफीट करते हैं तो हमारा जो k है वो उसमें से हम माइनस an माइनस m करेंगे, अदरवाइज k ही रहेगा। अच्छा, k इसमें क्या है, k ये है, m को मैंने k एज अ k इनपुट किया था, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद फिर वही फिर यहाँ पे वेक्टर v में सबको एज अ पेयर डाल दिया, सॉर्ट किया, जिसको हराने के लिए कम वैल्यू चाहिए वो पहले होगा, जिसको हराने के लिए ज्यादा वैल्यू चाहिए वो बाद में होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पता लगा रहा हूँ कि W1 विंस पॉसिबल है कि नहीं, और ग्रीडली पता लगा रहा हूँ, छोटे वाले को पहले हरा रहा हूँ, बड़े वाले वैल्यूज को बाद में हरा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर पॉसिबल होगा तो दोनों में से किसी भी केस में पॉसिबल होगा तो वो रिटर्न करो। तो वही है, अब इसके ऊपर लग रहा है मुझे कि बाइनरी सर्च करने की जरूरत नहीं थी इसको, ये वाले लॉजिक को ग्रीडली भी कर सकता था, या तुमने जैसा किया वैसा भी किया जा सकता है, बाइनरी सर्च करने की वैसे जरूरत नहीं थी। लेकिन वही, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो ऐसा भी सोचा जा सकता है इसमें। चलो ठीक है, तो प्रॉब्लम डी पे मूव करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम डी, यू हैव टू परफॉर्म द सीक्वेंस n माइनस 2 ऑपरेशंस ऑन दिस एरे। तो इसमें एक एरे दिया हुआ है और इसमें n माइनस 2 ऑपरेशंस करने हैं। पहले ऑपरेशन में you either add a2 to a1 and subtract a2 from a3, और add a2 to a3 and subtract a2 from a1, ठीक है। a2 को इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी ऑपरेशन कर सकते हैं। a2 के बाद a3 के लिए भी दोनों में से कोई सा भी ऑपरेशन कर सकते हैं, फिर a4 के लिए ये ऑपरेशन करेंगे, फाइनल एरे मिलेगा हमें। तो हमें बताना है कि
कितने an array is reachable if it can be obtained by performing the aforementioned sequence of operations on it. You have to calculate the number of reachable arrays. कितने arrays, कितने final arrays possible हैं वो हमें बताना है मॉड्यूलो दिस नंबर, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज जो है जिससे हमें हिंट मिल सकता है कि कैसे सॉल्व किया जाए वो है n का कंस्टेंट। n सिर्फ 300 है, n ही नहीं ai भी सिर्फ 300 है। तो अगर देखोगे dp जैसा फिर इसमें हिंट आ सकता है, स्मॉल कंस्टेंट्स देख के dp का हिंट लग सकता है कि dp है, dp यूज हो सकता है इसमें। अब देखो n जो है वो 300 है, ai जो है वो भी 300 है। तो ऑपरेशंस करने के बाद फाइनल एरे में जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू n इंटू ai से छोटी होगी, यानी कि 300 इंटू 300 9 इंटू 10 टू द पावर 4, उससे हमेशा छोटी वैल्यू ही मिलेगी फाइनल एरे में, उससे बड़ी वैल्यू नहीं मिल सकती, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हमें एरे में तब मिल सकता है जब हमने a2 को यहाँ a3 पे ऐड किया, फिर a3 को a4 में ऐड किया, फिर a4 को a5 में ऐड किया। उस केस में हमें अराउंड जो भी एरे का सम होगा वो एंड में हमें मिल जाएगा। तो एरे का सम n इंटू ai तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, 9 इंटू 10 टू द पावर 4 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये एक मैक्सिमम लिमिट है एरे के सम के ऊपर। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें काउंट करना है, ठीक है। तो काउंट करना है तो काउंटिंग प्रॉब्लम्स, काफी बार काउंटिंग प्रॉब्लम्स में डीपी यूज किया जाता है, तो इससे भी एक हिंट मिल सकता है कि इसमें किसी तरीके से डीपी यूज करना है। तो दो हिंट है यहाँ पे, पहला काउंटिंग प्रॉब्लम है, दूसरा एन का कंस्ट्रेंट काफी छोटा है। इन दोनों हिंट से ये सोचा जा सकता है कि डीपी इसमें लग रहा होगा। अब डीपी लगाएं कैसे? डीपी के लिए हमें एक रेफरेंस रिलेशन चाहिए, हमें ये ऑब्जर्व करना होता है कि कैसे सब प्रॉब्लम्स की मदद से लार्जर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं डीपी में, ये चीज देखना पड़ता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि ये जो कि ये यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि ith पोजीशन पे, ठीक है, सपोज हमने कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर लिया, ith पोजीशन पे आ गए, कुछ भी नंबर ऑफ ऑपरेशन करके ith पोजीशन पे आ गए। तो अब ith पोजीशन पे कोई भी नंबर हो सकता है, ये -10 टू द पावर ये क्या है 300, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 4, तो -9 इंटू 10 टू द पावर 4 से लेके +9 इंटू 10 टू द पावर 4 तक कोई सा भी नंबर हो सकता है ith पोजीशन पे। अगर हम ऑपरेशंस करके ith पोजीशन पे आते हैं, कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो हम पता लगाएंगे कि वो जो नंबर है x, सपोज x नंबर है ith पोजीशन पे, तो वो x नंबर कितने तरीके से हम रीच कर सकते हैं ith पोजीशन पे, वो पता लगाएंगे। तो dpix, ठीक है, तो dpix हमें बताएगा ith पोजीशन पे हम x नंबर कितने तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो dpix हमें बताएगा इन हाउ मेनी वेज you can get x at ith position। ठीक है, ये हमें बताएगा। और एंड में आंसर क्या होगा? आंसर होगा समेशन ऑफ dp n-1 x ओवर x, ठीक है, इसका समेशन हो जाएगा हमारा आंसर। एंड में देखोगे कि एंड में एरे के, सपोज ये एरे है A3 A4 A5, कोई भी एरे कोई भी हम ऑपरेशन करते हैं तो एंड में हमेशा हमें एक एंड में हमें कुछ भी मिल सकता है। एंड में हमें -9 इंटू 10 टू द पावर 4 से -9 इंटू 10 टू द पावर 4 से लेके +9 इंटू 10 टू द पावर 4 तक कोई सा भी नंबर हमें एंड में मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे A5 पे मिल सकता है सारे ऑपरेशन करने के बाद।
तो वो dpn-1 x में से हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ वेज है, तो उसका समेशन ले लेंगे तो हमें अपना आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें रेकरेंस रिलेशन कैसे बनेगा। तो अगर हम dpi, x पे पहुंच चुके हैं तो वहां से हम या तो i प्लस 1th एलिमेंट को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या तो डिक्रीज कर सकते हैं ai से। तो dpi को हम लोग dpi प्लस 1 x प्लस क्या ai इस पे जा सकते हैं, या तो dpi x से हम लोग dpi प्लस 1 x माइनस ai पे जा सकते हैं, इन दोनों पोजीशन पे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका रेफरेंस रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा dpi प्लस 1 x प्लस ai प्लस इज इक्वल टू dpi x। ठीक है, ये यहाँ पे आने के नंबर ऑफ वेज है, तो यहाँ पे आने के नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो इसमें ऐड कर देंगे, और dpi x तक पहुंचने के जो नंबर ऑफ वेज हैं वो x माइनस ai पे पहुंचने के नंबर ऑफ वेज में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये रेफरेंस रिलेशन है dpi प्लस 1 x प्लस इज इक्वल टू dpi x माइनस ai। तो ये रेफरेंस रिलेशन फॉलो करेंगे। क्या? हाँ, अब इसमें एक चीज जो देखना है कि ai जो है वो 0 भी हो सकता है। ठीक है, अगर ai ये जो ai जो है वो 0 हो सकता है, तो ai अगर 0 है तो हम सिर्फ एक ही बार इन दोनों में से कोई एक ही कर सकते हैं। तो अगर ये एक स्पेशल केस होगा इसमें, if ai is equal to 0, तो बस ये करेंगे dpi प्लस 1 x, तो फिर ये करेंगे प्लस इज इक्वल टू dpi x। ठीक है, ये तब करेंगे अगर ai 0 बन जाता है, ai 0 बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये अब रेफरेंस रिलेशन बन गया, बस इसको फिर इम्प्लीमेंट करना है, तो कोड देखते हैं। तो अब देख सकते हैं कि जो ये जो एलिमेंट है जो x है वो नेगेटिव भी जा सकता है, वो -9 इंटू 10⁴ से लेके 9 इंटू 10⁴ तक जा सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे k को 1/5 रख दिया। ठीक है, टू बी सेफ, और 2 इंटू k प्लस 1 इतने लेंथ का मैंने ले लिया। अच्छा, अब देखोगे यहाँ पे तो dpi x है, तो ये जो है वो 9 इंटू 10⁴ तक जा सकता है, ये 300 तक जा सकता है। बहुत बड़े साइज का ये 2D एरे बनेगा डीपी का, तो इसमें मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। पहले इस स्टेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ dpx मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए dp 2 इंटू k प्लस 1 ले रहा हूँ। ठीक है, और dp ले रहा हूँ, dp1 ले रहा हूँ। ठीक है, dp1 जो है वो अपडेट करने के काम में आएगा। ठीक है, फिर k यहाँ पे बता रहा है मैक्सिमम कितना पॉसिबल सम हो सकता है। ठीक है, तो kth पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 0 सम इज इक्वल टू 0 को dp k में स्टोर करेंगे उसके नंबर ऑफ वेज को, और जो भी नेगेटिव नंबर होगा वो k से लेफ्ट साइड के जितने भी इंडाइसेस होंगे वो नेगेटिव सम को रिप्रेजेंट करेगा, k जो है वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा, और k से आगे के जो इंडाइसेस है वो जितने भी पॉजिटिव सम हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो जब भी हमें किसी dp को अपडेट करना है तो उसमें उसके इंडेक्स में बस प्लस k कर देंगे, तो उसका करेक्ट इंडेक्स हमें मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन की पॉजिटिव सम है या नेगेटिव सम है। ठीक है, तो एक लूप लगा दिया। अब हमें ऑपरेशन किस किस पे करना है, हमें a1 से लेके an-2 तक ऑपरेशन कर सकते हैं, इसलिए लूप 1 से n-1 तक रन कर रहा हूँ। dp1 को पहले 0 सेट कर दिया। ठीक है, और इनिशियली a1 प्लस k को 1 कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये बेस केस हो गया। उसके बाद हाँ, सम जो है
जे जो है वो माइनस के से k प्लस 1 तक जा सकता है। ये जो x जो है वो माइनस के से प्लस k तक जा सकता है, ठीक है। फिर dp1 जो है वो अपडेटेड dp होगा। नेक्स्ट i+1 के लिए dp के वैल्यूज जो है वो dp1 में स्टोर किया जाएगा। तो ठीक है, फिर इसमें क्या किया, ai+1 प्लस j प्लस k, तो ये j जो है यहाँ पे जो ये x है वो इस j को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन प्लस ai+1 यानी कि ये वैल्यू i+1 x प्लस ai, तो ai+1 प्लस j। अच्छा, यहाँ पे रेफरेंस में थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे क्या होता है x प्लस ai+1 ये होता है यहाँ पे। ये x प्लस ai+1 क्यों, क्योंकि हमें i+1th एलिमेंट के लिए पता लगाना है कि ये सम कितने तरीके से रीच कर सकते हैं, ठीक है। अगर ith पोजीशन पे x एलिमेंट का वैल्यू x है, ठीक है, तो i+1th पोजीशन पे जो एलिमेंट का वैल्यू है वो वहां पे जो ai+1 है उसमें प्लस x करके एक वैल्यू मिल सकती है, या उसमें माइनस x करके वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे x प्लस ai+1 होगा और यहाँ पे x माइनस ai+1 होगा, ठीक है। और अगर ai इज इक्वल ai+1 अगर x इज इक्वल टू 0 है, यानी कि करंट पोजीशन पे अगर एलिमेंट 0 है तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो उतने का उतना ही रहेगा, उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होने वाला। तो यहाँ पे ai+1 आएगा, प्लस इज इक्वल टू dpix, ये रिलेशन है। तो ठीक है, तो इसको यहीं पे फॉलो करें, dp1 ai+1 प्लस j, ठीक है, प्लस x और यहाँ पे भी प्लस x, तो ये प्लस k, तो प्लस k क्यों किया वो बता दिया, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को k के राइट साइड से डिनोट करें, नेगेटिव को k के लेफ्ट साइड के इंडाइसिस से डिनोट करें, ठीक है। प्लस इज इक्वल टू dpj प्लस k कर दिया, ठीक है। मॉड्यूलो ले रहे हैं तो मॉड्यूलो कर दिया। और अगर j 0 नहीं है तभी ये दूसरा समेशन करेंगे, ठीक है। तो ये दो समेशन तब करना है जब x जो है वो 0 नहीं है। अगर x 0 है तो बस एक ही बार तो क्या होगा, तो अगर हम ये करते हैं तो ai+1 तो 0 होगा, सॉरी x तो 0 होगा, तो x 0 होगा तो इस वाले में 2 बार ऐड हो जाएगा और हमें एक बार ही ऐड करना है, तो इसीलिए यहाँ पे इफ j नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया, तो फिर ये दूसरे स्टेट में ऐड करेंगे, ठीक है। फिर एंड में dp1 में सारे अपडेटेड नेक्स्ट एलिमेंट के लिए सारे नंबर ऑफ वेज हमें मिल जाएगा किसी पर्टिकुलर सम को रीच करने के लिए, फिर वो dp को अपडेट करेंगे, ठीक है। और एंड में आंसर पता लगा लेंगे समेशन से, dp के वैल्यूज के समेशन से। तो ये था इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो वही था dp था, dp के हिंट्स दिए हुए थे प्रॉब्लम से, तो ठीक है। तो किसी को इसमें कुछ डाउट है? तो अगर सबको समझ में आ गया तो ठीक है, तो अब डिस्कशन एंड करते हैं।